दोस्तों, आज की कहानी है रूठी हुई भाभी को ननद ने कैसे मना लिया। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मनोज अपनी माँ को गांव से ले तो आया, पर माँ बहू की गृहस्थी में अपनापन न पा सकी। उन्होंने थोड़ी हिम्मत दिखाकर समाज सेवा और स्वार्जन का काम कर बहू को चाहे नाराज कर दिया, पर घर में अपनी स्वतंत्र जगह बना ली। एक दिन रास्ते में रेणु भाभी मिल गई। बड़ी उदास दुखी लग रही थी। मैंने कारण पूछा तो उबल पड़ी। बोली, क्या बताऊं तुम्हें? माता जी ने तो हमारी नाक में दम कर रखा है। गांव में पड़ी थी अच्छी खासी, इन्हें शौक चढ़ाया माँ की सेवा का, ले आए मेरे सिर पर मुसीबत। अब मैं भुगत रही हूँ। भाभी की आवाज़ कुछ ऊंची होती जा रही थी, कुछ क्रोध से, कुछ खींच से। रास्ते में आते जाते लोग अजीब नज़रों से हमें घूरते जा रहे थे। मैंने धीरे से उनका हाथ पकड़कर कहा, चलो ना भाभी, पास ही किसी होटल में चाय पी ले, वहीं बातें भी हो जाएंगी। भाभी मान गई और तब मुझे उनका आधा कारण मालूम हुआ। रेणु भाभी मेरे रिश्ते की भाभी नहीं है, पर उनके पति मनोज भैया और मेरे पति एक ही गांव के रहने वाले हैं। इसी कारण हमने उन दोनों से भैया भाभी का रिश्ता जोड़ लिया है। मनोज भैया की माँ मझली चाची के नाम से गांव में काफ़ी मशहूर है। बड़ी सरल, खुश मिजाज और परोपकारी औरत है। गरीबी में भी हिम्मत से इकलौते बेटे को पढ़ाया, तीनों बेटियों की शादी की। अब पिछले कुछ वर्षों से चाचा की मृत्यु के बाद मनोज भैया उन्हें शहर लिवा लाए। कह रहे थे कि वहाँ माँ के अकेली होने के कारण यहाँ उन्हें चिंता सताती रहती थी। फिर थोड़े बहुत रुपए भी खर्च के लिए भेजने पड़ते थे। तभी से यह मुसीबत मेरे पल्ले पड़ी है। रेणु भाभी बोली, इन्हीं का खर्चा चलाने के लिए तो मैंने भी नौकरी कर ली, कहीं इन्हें बुढ़ापे में खाने पीने पहनने ओढ़ने की कमी न हो। पर अब तो उनके पंख निकल आए हैं, सो कैसे तुम ही घर आकर देख लेना। भाभी चिढ़कर बोली, अगर हो सके तो समझा देना उन्हें। घर को कबाड़ खाना बनाने पर तुली हुई है। दीपक भैया को भी साथ लाएगी तो वह शायद उन्हें समझा पाएंगे। बड़ी प्यारी लगती है ना उन्हें मजली चाची। चाय खत्म होते ही रेणु भाभी उठ खड़ी हुई और बात को ठीक तरह से समझाए बिना ही चली गई। मैंने अपने पति दीपक को रेणु भाभी के वाकव्य से अवगत तो करा दिया था, लेकिन बच्चों की परीक्षाएं, घर के अनगिनत काम और बीच बीच में टपक पड़ने वाले मेहमानों के कारण हम लोग चाची के घर की दिशा भूल से गए। तभी एक दिन मेरी मौसेरी बहन सुमन दोपहर को मिलने आई। उसने एमए बीएड कर रखा था, पर दोनों बच्चे छोटे होने के कारण नौकरी नहीं कर पा रही थी। हालांकि उनके परिवार को अतिरिक्त आय की आवश्यकता थी। ना गांव में रहना खुद का घर था, ना यहाँ किराए का घर ढंग का था। दो देवर पढ़ रहे थे, उनका खर्चा वही उठाती थी। सास बीमार थी, इसलिए पोतों की देखभाल नहीं कर सकती थी। ससुर गांव की टुकड़ा भर जमीन को संभाल कर जैसे तैसे अपना काम चलाते थे। फिर भी सुमन की कार्यकुशलता और स्नेह भरे स्वभाव के कारण परिवार खुश रहता था। जब भी मैं उसे देखती मेरे मन में प्यार उमड़ पड़ता, मैं प्रसन्न हो जाती। उस दिन भी वह हंसती हुई आई, एक बड़ा सा पैकेट मेरे हाथ में थमाकर बोली, लो भरपेट मिठाई खाओ। क्या बात है, इस परिवार नियोजन के युग में कहीं अपने बेटों के लिए बहन के आने की संभावना तो नहीं बताने आई? मैंने मजाक में पूछा। धत दीदी, अब तो हाथ जोड़ लिए। रही बहन की बात तो तुम्हारी बेटी मेरे शरद शिशिर की बहन ही तो है, पर मिठाई बिना जाने ही खा लूँ तो सुनो। पिछले 2 महीने से मैं खुद के पाँव पर खड़ी हो गई हूँ, यानी कि नौकरानी। उसने खुशी से मुझे बाहों में भर लिया। बिना मिठाई खाए ही मेरा मुंह मीठा हो गया। तभी मुझे उसके बच्चों की याद आई। और शरद, शिशिर, उन्हें कौन संभालता है? तुम कब जाती हो, कब आती हो, कहाँ काम करती हो? अरे दीदी, जरा रुको तो बताती हूँ। उसने मिठाई का पैकेट खोला, चाय छानी,
बिस्किट ढूंढकर सजाए, तब कुर्सी पर आसन जमा कर बोली, सुनो अब, नौकरी एक पब्लिक स्कूल में लगी है, तनख्वाह अच्छी है, सवेरे 9 बजे से शाम को 4 बजे तक, और बच्चे तुम्हारी मजली चाची के पास छोड़कर निश्चिंत हो जाती हूँ। क्या जी? हाँ, मजली चाची कई बच्चों को संभालती हैं, बहुत प्यार से देखभाल करती हैं। खा पीकर पीछे एक खुशनुमा ताजगी में फंसे हुए प्रश्न मेरे लिए छोड़कर सुमन चली गई। मजली चाची ऐसा क्यों कर रही थी? रेणु भाभी क्या इसी कारण से नाराज थी? बात तो ठीक है। शाम को दीपक ने मेरे प्रश्नों के उत्तर में कहा, फिर भैया भाभी दोनों कमाते हैं। मजली चाची के कारण उन्हें समाज की उठती उंगलियां सहनी पड़ती होगी। हमें चाची को समझाना चाहिए। दीपक कभी दोपहर को बिना किसी को बताए पहुंचकर तमाशा देखेंगे और चाची को अकेले में समझाएंगे। शायद औरों के सामने उन्हें कुछ कहना ठीक नहीं होगा। मैंने सुझाव दिया। दीपक ने एक दिन दोपहर को छुट्टी ली और तब हम अचानक मनोज भैया के घर पहुँचे। भैया भाभी काम पर गए हुए थे। घर में 10 बच्चे थे। मजली चाची एक प्रौढ़ा स्त्री के साथ उनकी देखभाल में व्यस्त थी। कुछ बच्चे सो रहे थे, एक को चाची बोतल से दूध पिला रही थी। उनकी प्रौढ़ सहायिका दूसरे बच्चे के कपड़े बदल रही थी। चाची बड़ी खुश नजर आ रही थी। साफ कपड़े, हंसती आंखें, मुख पर संतोष तथा आत्मविश्वास की झलक। सेहत भी कुछ बेहतर ही लग रही थी। चाची जी, आपने तो अच्छी खासी बाल वाटिका शुरू कर दी। मैंने नमस्ते करके कहा। चाची हंसकर बोली, अच्छा लगता है बेटी, स्वार्थ के साथ परामर्श भी जुटा रही हूँ, पर आप थक जाती होंगी। दीपक ने कहा, इतने सारे बच्चे संभालना हंसी खेल तो नहीं। ठहरो, चाय पीकर फिर तुम्हारी बात का जवाब देंगे। वह सहायिका को कुछ हिदायतें देकर रसोई घर में चली गई। यहीं आ जाओ बेटे। उन्होंने हम दोनों को भी बुला लिया। देखो दीपक, अपने पोते पोती के पीछे भी तो मैं दौड़ धूप करती ही थी। तब तो कोई सहायिका भी नहीं थी। चाची ने नाश्ते की चीज़ें निकालते हुए कहा, अब वसुधा कटुंथम की उम्र है ना मेरी, इन सभी को पोते पोतियां बना लिया है मैंने। फिर मेरी ओर मुड़कर कहा, तुम्हारी सुमन के भी दोनों नटखट ही हैं, सोए हुए हैं। दोपहर को सबको घंटा भर सुलाने की कोशिश करते हैं। शाम को 5 बजे मेरा यह दरबार बर्खास्त हो जाता है। तब तक मनोज के बच्चे सुचि और राहुल भी आ जाते हैं। पर चाची, आपको आराम छोड़कर इस उम्र में ये सब में झमेले, क्या ज़रूरत थी इसकी? तुमसे एक बात पूछूं बेटी, तुम्हारे माँ पिताजी तुम्हारे भैया भाभी के साथ रहते हैं ना? खुश हैं वह? मेरी आंखों के सामने भाभी के राज में चुप्पी साधे मुमताज से बने मेरे वृद्ध माता पिता की सूरतें घूम गई। ना कहीं जाना ना आना, कपड़े भी सबकी ज़रूरतें पूरी करने के बाद ही उनके लिए खरीद जाते। वे दोनों दो कानों में बैठे रहते, किसी के रास्ते में अनजाने में कहीं रोड़ा ना बन जाए, इसकी फिक्र में सदा घुलते रहते। मेरी आंखें अनायास ही नम हो आई। चाची ने धीरे से मेरे बाल सहलाए। बेटी, तू दीपक को मेरी बात समझा सकेगी? मैं तेरी आंखों में तेरे माता पिता की लाचारी पढ़ सकती हूँ, लेकिन जब मुझ पर किसी वयोवृद्ध का बोझ आ पड़े, तब आंखों की इस नमी को याद रखना। दीपक के चेहरे पर प्रश्न था। सुनो बेटे, पति की कमाई या मन पर जितना हक पत्नी का होता है, उतना बेटे की कमाई या मन पर माँ का नहीं होता। इस कारण से आत्मनिर्भर होना मेरे लिए ज़रूरी हो गया था। रही काम की बात, तो पापड़ बड़ियाँ, अचार मुरब्बे बनाना भी तो काम ही है, जिन्हें करते रहने पर भी करने वालों की कद्र नहीं की जाती। घर में रहकर भी अगर ये काम हमने कर भी लिए तो कौन सा शेर मार दिया। बहू कमाएगी तो सास को यह सब कुछ तो करना ही पड़ेगा। चाची ने एक गहरी सांस ली। कब आते हैं बच्चे? दीपक ने हालों से पूछा। 9 बजे से शुरू हो जाते हैं, कोई थोड़ी देर से या जल्दी भी आ जाते हैं। कभी कभी मेरी सहायिका पार्वती भी जल्दी आ जाती है, उसे भी मैं कुछ देती हूँ, वह खुशी से मेरा हाथ बांटती है। और भी बच्चों के आने की
गुंजाइश है? मैंने पूछा। पूछने तो आते हैं लोग, पर मैं मना कर देती हूँ। इससे ज़्यादा रुपयों की मुझे आवश्यकता नहीं। सेहत भी संभालनी है ना। चाय खत्म हो चुकी थी। सोए हुए बच्चे को जगाने का समय हो रहा था, इसलिए नमस्ते कहकर हम चलना ही चाहते थे कि चाची ने कहा, बेटी, दिवाली के बाद मैं एक यात्रा कंपनी के साथ 15 दिन घूमने जाने की बात सोच रही हूँ। अगर तुम्हारे माता पिता भी आना चाहें तो। मैं चुप रही। भैया भाभी इतने रुपए कभी खर्च ना करेंगे। मैं खुद तो कमाती नहीं। चाची को भी मनोज भैया ने कई बहानों से यात्रा के लिए कभी नहीं जाने दिया था। उनकी बेटियां भी ससुराल के लोगों को पूछे बिना कोई मदद नहीं कर सकती थी। अब चाची खुद के भरोसे पर यात्रा करने जा रही थी। सुनीता के माता पिता भी आपके साथ जरूर जाएंगे। चाची अचानक दीपक ने कहा, आप कुछ दिन पहले अपने कार्यक्रम के बारे में बता दीजिएगा। रेणु भाभी और मनोज भैया की नाराजगी का साहस से सामना करके मझली चाची ने एक नया द्वार खोल दिया था अपने लिए, देखभाल की ज़रूरत वाले बच्चों के लिए और सुमन जैसी सुशिक्षित ज़रूरतमंद माताओं के लिए। हर एक के लिए इतना साहस, इतना धैर्य, इतनी सहनशीलता संभव तो नहीं, पर अगर यह नहीं तो दूसरा कोई दरवाज़ा तो खुल ही सकता है ना। जीवन बहुत बड़ा उपहार है हम सब के लिए। उसे बोझ समझकर उठाना या उठवाना कहाँ तक उचित है। क्यों ना अंतिम सांस तक खुशी से, सम्मान से जीने की और जिलाने की कोशिश की जाए। क्यों ना किसी नए द्वार पर धीरे से दस्तक दी जाए। वह दौर खुल भी तो सकता है।